हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग चैप्टर 6 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट कर दिए थे और 2 लेक्चर कंप्लीट भी कर चुके हैं। अभी तक हमने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन ये बोलता है कि कभी भी किसी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो उस कॉइल में क्या आता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अगर वो कॉइल पूरा कंप्लीट है तो उस कॉइल में फिर क्या सर्कुलेट करने लगेगा, करंट भी बन जाएगा। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग लास्ट क्लास में कुछ डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ भी चुके थे कि करंट कैसे देखते हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट कौन ये किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, सबसे पहले माइकल फैराडे और हेनरी। ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चल चुका था कि फ्लक्स के चेंज होने से किसी भी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट के बाद फिर वो क्या किए, कुछ लॉ दिए, 2 लॉ बनाए। ठीक है, क्या बोले, फर्स्ट लॉ क्या है, वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। जब कभी भी किसी भी कॉइल में, सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज चेंज होगा तो उस कॉइल में क्या बनेगा, एक ईएमएफ बनेगा, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आया? पहला ही हो गया, समझ में आया। अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा, इसके बारे में कहाँ पे बताएं, सेकंड लॉ में। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या है, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना वोल्टेज बनेगा, इंड्यूस्ड कितना होगा, कितना वोल्टेज बनेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। सर्किट बोलो चाहे कॉइल बोलो, ठीक है, तो कितना मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। समझ में आया, मैग्नेटिक फ्लक्स इस रेट से चेंज हो रहा, तो उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। डिपेंड करता है किस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे लिखते थे, डी फाई। ठीक है, और चेंज देख रहे, रेट का क्या मतलब होता है, किसी के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, कांस्टेंट -1 लिख लेते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस क्या बताता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब ये माइनस ये बताता है कि करंट इस डायरेक्शन में बनेगा जिससे क्या करने लगे, वो मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा था ना इसको, उसी को क्या करे, अपोज करे। अपोज करने का काम होता है ना, तो नेगेटिव साइन वही बताता है। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स होता तो एक टर्न होता कॉइल में तो इतना वोल्टेज बनता, n नंबर ऑफ टर्न्स होता तो क्या हो जाता, n टाइम्स हो जाता। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो E इज इक्वल टू क्या होगा, n डी फाई बाई डी टी। समझ गए, देखो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, फ्लक्स का लिंकेज डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है ना, तो उसको फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, प्रीवियस वीडियोस जो भी हैं उनको देख लेना। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लो कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तब तो ईएमएफ इतना आ गया। अगर कॉइल कंप्लीट होता तो कॉइल कंप्लीट होने से क्या हो जाएगा बताओ, उसमें करंट भी बन जाएगा, तो करंट भी जानेंगे तो उस करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। चलो लिखो, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट को क्या लिखेंगे, आई से लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, पढ़े हुए ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, E बाई आर। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। ठीक है, आई इज इक्वल टू E बाई आर। E का वैल्यू बताओ कितना है यहाँ पे, बताओ, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो n डी फाई बाई डी टी, तो n डी फाई बाई डी टी, और न्यूमरेटर में तो ये हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आर है ना, तो आर यहाँ लगा दें, तो करंट इंड्यूस कितना होगा, ये फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला बस मेन ये याद रखो E का, बाकी ये तो पता ही होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है, तो E की जगह रख दिए n डी फाई बाई डी टी और डिनोमिनेटर में क्या आर आ जाएगा। समझ गए। अब अगर करंट इंड्यूस हुआ है तो इसका मतलब करंट बन रहा है तो क्या फ्लो हो रहा होगा, सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट। अब देखो एक इंड्यूस्ड चार्ज कितना आएगा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में बताओ कैसे जानेंगे चार्ज। करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। चार्ज जानना है ना, तो चार्ज क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, तो यहाँ से बोलें डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, आई का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम, रख दो यहाँ पे,
तो डी क्यू इज इक्वल टू आई, आई के जगह क्या है एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, और इधर क्या है डी टी। तो ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू एन बाई आर डी फाई। समझ में आया? तो चार्ज कितना आ गया एन बाई आर डी फाई। ठीक है, मेन ये है, इसको याद रखना है। ठीक है, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड का बात करें तो विथ साइन ले तो इसको रखना है याद। ठीक है, अब लिखो लेंस लॉ। लेंस लॉ माइकल फैराडे क्या बताएं बस कि फ्लक्स का चेंज होगा कभी भी किसी कॉइल से तो उसमें एक ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ कितना आएगा एन डी फाई बाई डी टी। ये माइनस साइन का कंसेप्ट जो है ना वो कौन दिए थे लेंज। लेंज ही बताए थे कि किस डायरेक्शन में करंट आएगा। अभी तक जितना भी हम लोग देखे ना हाथ घुमा घुमा करके किस डायरेक्शन में, वो किनका कंसेप्ट था लेंज का। ये तो बस बताए थे कि फ्लक्स चेंज हो रहा था तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इधर एक बार इधर, इधर को इधर, लेकिन डायरेक्शन का कंसेप्ट कौन दिए वो, इसलिए उनको पढ़ते हैं। ठीक है, लेंस लॉ लिख लो, लेंस लॉ स्टेटमेंट लिख लो, लिखो इट स्टेट्स दैट the direction of an induced current due to the change in magnetic flux. It states that the direction of induced current due to the change in magnetic flux through a circuit, through a coil लिख दो, through a coil is such that it opposes the change in magnetic field is such that it opposes the change in magnetic field that produced it. ठीक है, क्या मतलब है कि कभी भी किसी कॉइल में ये जो करंट का इंडक्शन होगा वो ऐसा होता है ताकि उस कॉइल में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से चेंजिंग ला रहा था कॉइल में, उसी को फिर क्या करने लगे, अपोज करने लगे। देख रहे हो डायग्राम से फिर से बता दे रहा है। वैसे ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। ठीक है, एक नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टेटमेंट, एक लाइन छोड़ दो फिर लिखो लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, ऐसा होता है, इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन magnetic field, that produced it। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऐसा होता है सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड इट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होने की वजह से जो बना करंट, उसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने लगता है, ये अपोज करने लगता है। देखो यहाँ पे, और ये कैसे एनर्जी के कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है इसको थोड़ा समझ लो। लास्ट क्लास में देखे थे डायग्राम, बना लो हल्का सा फिर से। ठीक है, बताओ, यहां पे एक मैग्नेट रखे थे,
नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ भी एक मैग्नेट रखे थे, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इससे लिंक होगा, पढ़ चुके थे ना, लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके। अगर इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव किया जाए विद वेलोसिटी भी, अगर दूसरे केस में इस डायरेक्शन में मूव किया जाए विद वेलोसिटी भी, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लास्ट क्लास में देख चुके थे, गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड था हमारे पास, ठीक है। बताओ कैसे देखे थे डायरेक्शन। ये रहा हमारे पास, कॉइल का एरिया ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसा है, मैग्नेट को तुम इधर मूव करके लाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर एरिया को नॉर्मली, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। तो इसमें करंट ऐसा बनेगा ताकि उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, ये अपोज करने लगे, ठीक है। तो करंट इसमें कैसा बनना चाहिए ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बन जाए, उधर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उधर बनना चाहिए, तो करंट इसमें कैसा आना चाहिए, डाउनवर्ड, ठीक है। देख चुके थे ये, डाउनवर्ड मैग्नेटिक करंट इसमें फ्लो हो जाएगा, तो ऐसा डाउनवर्ड फ्लो हुआ तो ये घूम करके तो ऐसा ही आएगा, यानी डिफ्लेक्शन इधर शो कर दिया गैल्वेनोमीटर में। एक चीज और बताओ, तो अगर ऐसा करंट शो किया तो इस कॉइल का नॉर्थ, इस जो कॉइल है इसका नॉर्थ पोल किधर बनेगा, इस साइड में, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा इसका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर जाएगा, उधर ही बनेगा ना, तो ये नॉर्थ पोल यहाँ बन जाएगा और ये साउथ पोल यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इसमें बताओ अगर इस चीज को उधर मूव करके ले जाएं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताओ, इधर, अगर उसको उधर मूव करके ले जाए मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से जो लिंक है वो क्या होगा, चेंज होगा, घटेगा, तो फ्लक्स का भी क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो इसमें करंट ऐसा बनेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड घट जो रहा है उसको घटने ना दे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बनना चाहिए, इधर, तो उसके लिए करंट किधर होगा, अपवर्ड, ठीक है। तो करंट हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड तो ऐसा इधर फ्लो होगा और डिफ्लेक्शन किधर शो कर देगा, उस डायरेक्शन में। तो अगर इधर बना मैग्नेटिक फील्ड तो बताओ नॉर्थ पोल किधर बन जाएगा, इसमें और इधर ये साउथ, समझ गए। अभी स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, जो स्टेटमेंट था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड इट। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है जिससे कि क्या होता है कि इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, जो उसको बनाया, इस करंट को कौन बना रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना, उसी को अपोज करने लगता है, मतलब जो बनाया तुमको उसी को साथ मत दो, ऐसा वाला नेचर है, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। देखो अगर एक स्टोन पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है अर्थ के सरफेस पे, तो उसके पास कौन सा एनर्जी, सरफेस पे मान लेते हैं, कोई भी एनर्जी नहीं। अगर हम उस पर वर्क करके वो जाने, उसका नेचुरल टेंडेंसी किधर है, नेचुरल टेंडेंसी किधर है उसका, नीचे जाने का, लेकिन हम उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं ना, नीचे जाना चाहता है लेकिन हम इसको जाने नहीं दे रहे, हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, तो अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, जाना जिधर चाहता है लेकिन अगेंस्ट में वर्क करके इसको ऊपर लिफ्ट कर दिए, तो हम क्या किए, वर्क किए। तो वर्क जो किए वो वर्क करने से क्या हुआ, इस बॉडी पे कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मेरे बॉडी का से जो वर्क हुआ वही क्या बन गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ तो यहाँ पे वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता चले, वर्क हमेशा याद रखना अगेंस्ट में होना चाहिए, ठीक है। देखो तो इसको अगर इधर मूव करोगे तो यहाँ पे क्या बन गया, नॉर्थ पोल। क्या नॉर्थ को आने देगा, नहीं, इसका मतलब तुम वर्क कर रहे हो तो तुम्हारा किया गया वर्क क्या बन गया, इसमें कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया ना, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर तुम इसको दूर ले जाना चाहोगे तो यहाँ कौन सा पोल बन जा रहा, साउथ पोल। क्या दूर जाने देगा, नहीं, तुमको लेकिन जबरदस्ती वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करोगे तो फिर क्या होगा, इसमें कौन सा एनर्जी बन जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, समझ में आया। तो अगेंस्ट में वर्क करने से क्या बन गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ लिख दें, हियर वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, वर्क डन in moving the magnet towards or away from the coil is converted into electrical energy.
समझ में आया? इसलिए हम लोग याद रखो लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। याद रहेगा? ठीक है, लिख लो। तो स्टेटमेंट आता है एग्जाम में कि लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बहुत सारा यूज लिखा होगा एप्लीकेशन, तो याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। एक मिनट, एक चीज छूट गया यहाँ पे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड इट। लिखो, क्वेश्चन लिखो। द फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी is given by फ्लक्स दे रखा है, क्वेश्चन है ये, फ्लक्स दे रखा है, फाई इज इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250। ठीक है, फुल स्टॉप। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड EMF at t is equal to 3 seconds। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन -190 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन -10 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन 10 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन 190 वोल्ट। ठीक है, समझ गए? फ्लक्स जो है ये ऐसा कुछ दिया हुआ, तो बताओ फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल से या नहीं चेंज हो रहा टाइम के साथ? टाइम अगर अलग अलग होगा तो वैल्यू रख के देखो ना, फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा? चेंज होगा। ठीक है, 0 सेकंड पे रखेंगे तो फ्लक्स, तो ये तो 0 हो गया, 250 वेबर आएगा। फ्लक्स जो है वो वेबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्या पूछ रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कंसेप्ट? E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस नंबर ऑफ टर्न्स दिया है कॉइल का, क्या तो नहीं दिया है, तो n क्या मान लो खुद से 1, तो सिंपली यूज कर ले, n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? d∅dt होगा, d∅dt। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस d/dt। फाई है, फाई की जगह वैल्यू रख दो, क्या है? 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250 होगा। तो EMF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस, डिफ्रेंशिएट करो, 10t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 20t, 50t का 50, अब वो कांस्टेंट है तो उसका 0, तो E इज इक्वल टू हो गया -20t माइनस 50। EMF किस समय जानना है? टाइम कितना सेकंड पे? 3 सेकंड पे। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड्स पे EMF जानना है तो जानो E इज इक्वल टू -20 इंटू 3 माइनस 50, तो -60 माइनस 50, तो -10। समझ में आया? क्या आएगा? -10 वोल्ट। यही टेस्ट में दिया देगा, समझ गए? अगर बोलता करंट कितना बना तो I इज इक्वल टू क्या पढ़े? E का मैग्नीट्यूड, अब बोल देता है उस कॉइल का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 10/2 यानी कितना बनता है करंट? 5 एम्पियर। कर लेते वो। चलो ठीक है, लिख लो जल्दी से, लिखो, क्वेश्चन लिखो। A coil is placed in a magnetic field. A coil is placed in a magnetic field directed downward. In a magnetic field directed downward and increasing from 0 to 18 Tesla in 0.1 second. 0 to 18 Tesla in 0.1 second. A coil is placed in a magnetic field directed downward and increasing from 0 to 18 Tesla in 0.1 second. ठीक है, full stop. Area of coil is 2 meter square. Area of coil is 2 meter square and resistance 5 ohm.
and resistance 5 ohm, full stop, the value of induced current will be, the value of induced current will be, लिख लिए, डैश दो, ऑप्शन लिखो, the value of induced current will be, फर्स्ट ऑप्शन 7.2 एम्पियर in clockwise direction, second option 72 ampere in clockwise direction, लिख लिए 72 ampere in clockwise direction, third option 72 ampere in anti-clockwise direction, 72 ampere in anti-clockwise direction, fourth option no current will be induced, no current will be induced, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, ऐसा कुछ बोलना है उसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ। अभी तो फ्लक्स दे रखा नहीं है ना, फ्लक्स तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लक्स का फंक्शन दे रखा था तो इजीली हम डिफरेंशिएट करके वैल्यू फाइंड कर लिए, फ्लक्स यहाँ पे दे नहीं रखा। एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे क्रॉस कर रहा है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मतलब समझ जाओ एक कॉइल ऐसा होगा, सरफेस पे रखा होगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो कॉइल हम ऐसा बना दें और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, ऐसा समझ में आया, बी इधर है, समझ गए। कॉइल ऐसा रखा हुआ है तब ना मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा, देखो सॉल्व में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा, चेंज हो रहा, कैसे चेंज हुआ बताओ, कितना चेंज हुआ, चेंज को किसे लिखेंगे, dB बाई dt, दोनों से दिया हुआ है। dB मतलब क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ना दिया हुआ है, वेबर में नहीं दिया हुआ, टेस्ला में दिया हुआ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और वेबर में होता तो क्या लिखते हैं, d∅dt लिखते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे बताओ क्या दिया हुआ है, b, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितना हो चुका है 18, और पहले कितना था 0, और टाइम कितने समय में हो चुका 0.1 सेकेंड, तो क्या आएगा 18/0.1, यूनिट क्या पड़ेगा, ऊपर में टेस्ला और नीचे में सेकेंड, तो टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 180 आएगा टेस्ला पर सेकेंड, तो ये किसका वैल्यू आ गया, dB/dt का। तो ये dB/dt का, देखो ये चीज़ कहीं पढ़े नहीं है लेकिन यूज़ में लाना पड़ेगा, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, dB/dt। तो dB/dt हो चुका। अब बताओ क्या चीज़ फाइंड करना हो, करंट के बारे में बोला है, तो करंट से पहले क्या बनेगा, EMF बनेगा ना। EMF क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, बताओ d∅। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें, करंट जानना है तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर सकते हो, चलो वैल्यू लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, -N dφ/dt, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया हो तो अपने से एज्यूम कर लो 1 होगा, तो dφ/dt होता है -dφ/dt। अब बताओ फाई तो यहाँ पे दे रखा था तो इसलिए हम यहाँ रख दिए वैल्यू, यहाँ पे फाई दिया हुआ है क्या, लेकिन फ्लक्स बताओ क्या पढ़े, फ्लक्स क्या पढ़े थे, BA cos थीटा पढ़े थे, पढ़ चुके हैं ना। फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा या BS cos थीटा। एरिया को किससे लिखे थे तुम लोग को, S से लिखे थे, A से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे देखो माइनस, ध्यान से देखो इसको, -d/dt, तो फ्लक्स से जगह क्या लिख सकते हैं, BA cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता तो EA cos थीटा लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो BA cos थीटा। अब बताओ थीटा कितना डिग्री है, थीटा, फिर गलती कर दे तो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, सरफेस और इसके बीच का एंगल है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, सरफेस का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सरफेस है ना, कॉइल का एरिया ही होगा ना, तो उसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर, नीचे। कॉइल अगर 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, 0 डिग्री पे ना। एरिया वेक्टर को देखते हैं तो cos थीटा यानी cos 0 है, ये तो 1 हो जाएगा, बच गया क्या, BA, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा कितना है, थीटा जो है सो 0 डिग्री है,
तो बताओ ये आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी बी ए हो जाएगा। इनमें क्या चीज चेंज हो रहा है? और सवाल में एक चीज और दे रखा है, एरिया भी दे रखा है ना। इसका एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया 2 मीटर स्क्वायर, स्टैंडर्ड यूनिट में है, चेंज करने का जरूरत नहीं है। 2 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। 2 है ना, ठीक है। अब बताओ क्या चीज चेंज हो रहा है? डिफरेंशिएशन में दो टर्म है, बी है और ए है। जो चीज कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं और जो वेरिएबल है उसको अंदर ही रखेंगे। इनमें कौन सा चीज कांस्टेंट है? एरिया। एरिया चेंज हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ना चेंज हो रहा, एरिया को बाहर कर दो तो क्या आ जाएगा? माइनस ए क्या बच जाएगा? डी बी बाई डी टी। अब वैल्यू पता चल चुका सबका, ए पता है और डी बी बाई डी टी भी पता है। चलो तो ये रहा ई इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डी बी बाई डी टी 180, तो ई इज इक्वल टू -360 वोल्ट। तो कितना वोल्टेज बनेगा? -360 वोल्ट। समझ में आया? तो फ्लक्स हो सकता है दिया रहे और फ्लक्स नहीं दिया रहे तो उसकी जगह क्या लिखने का होता है? बी ए कॉस थीटा, तब किया जाता है। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें सिंपली तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड, सिंपली मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लिख लो, यहाँ तक लिखो जल्दी से। मैग्नीट्यूड का बात करें तो कितना आ जाएगा? 360 वोल्ट। समझ गए? यहाँ पे सॉल्व करें इसके बाद, ठीक है। यहाँ से देखो इंड्यूस्ड करंट का बात किया है, तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ लिए हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। कितना दिया हुआ है? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया? 360 और रेजिस्टेंस कितना ओम का दे रखा है? कॉइल का रेजिस्टेंस 5। डिवाइड करो, आई इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 से 7 बार में 35 और ये 5 2 जा 10, तो कितना आया? 72 एम्पियर। है ऑप्शन में? क्या है 72 एम्पियर? 72 एम्पियर है, यहाँ तक तो ले आए, लेकिन अब डायरेक्शन भी देखना होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लिखो यहाँ तक, फिर देखते हैं डायरेक्शन कैसे देखा जाए, ठीक है। ठीक है, चलो बताओ डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, कॉइल ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है घट रहा? 0 to 18 डेसिबल हो चुका है, बढ़ा है, तो थंब को क्या कर देंगे? ऊपर। तो उंगली किधर मोड़ा? इधर। तो ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा? मिल गया आंसर। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा ऑप्शन में है? समझ गए? ठीक है ना? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करके आओ। समझ में आया? क्योंकि आगे का जो चैप्टर्स है अल्टरनेटिंग करंट, ये सब कंसेप्ट अगर अच्छा नहीं समझ में आया तो फिर भूल जाना, अल्टरनेटिंग करंट समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म से जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के, इसको अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू।